हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एवेन्यू क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है, जो बैच आपके बहुत सारे एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहा होगा। उनमें से कुछ के अगर मैं आपको नाम भी बताऊं तो उनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के भी फॉर्म आए हुए हैं और आपका एसएससी जीडी जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी हम आपको बखूबी करा रहे होंगे। ठीक है, और इसमें हम एयरफोर्स का जो सिलेबस है उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब से पहले आपके सामने एक दो वीडियो आई भी हैं जिसमें आपको मैथ का सिलेबस बताया गया है, या फिर आपको मैथ के जो टीचर हैं आदित्य सर, उन्होंने बहुत कुछ बताया आपको। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम आर्यन है और मैं आपके बीच में आपके जितने भी जीएस है, इस बैच में जो भी जीएस पढ़ाई जाएगी उसको मैं डील कर रहा हूँगा। और उसमें जैसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका सबसे पहले हिस्ट्री हुआ, फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूंगा। और साथ ही साथ जैसे आपका करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के हम या तो वीकली या फिर मंथली सेशंस लगाएंगे जिसमें हम स्पेशल करंट की क्लास आपकी लगाकर पूरी की पूरी करंट कवर करा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं आपके बीच में ये सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स कवर करा रहूँगा। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, जो हमारा पहला लेक्चर होगा सक्सेस एवेन्यू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, वो आपका पॉलिटी का होगा। ठीक है, तो मतलब पॉलिटी के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूँ और पॉलिटी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो एक बार सब लोग जुड़ जाइए मेरे साथ, तब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सक्सेस एवेन्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल की सभी क्लासेस टाइम टू टाइम चाहिए, या आप ये चाहते हैं कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सक्सेस एवेन्यू क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में आज करने वाला हूँ आपका पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी को अगर मैं आपको बात करूँ, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जीएस की क्लास हम कोशिश करेंगे कि डेली होगी, और हम वीकली 3-3 दिन के हिसाब से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कि शुरू के 3 दिन मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा और बाद के 3 दिन कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, और कोशिश ये भी करूंगा कि करंट अफेयर की क्लास आपको वीकली ही दी जाए, और बाकी देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। तब तक हम जुड़ते हैं। तो बात कर रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी का आपको बताऊँ तो पॉलिटी सब लोग पॉलिटी कहते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं जानते। तो प्यारे बच्चे, हिंदी में पॉलिटी को कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था क्या है? ठीक है, आपने बोला कि सर आपने बता दिया हमें, आपने बहुत बड़ी बात बताई कि पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था, लेकिन राज व्यवस्था है क्या? तो देखिए प्यारे बच्चे, राज व्यवस्था को हम 2 शब्दों में तोड़ लेते हैं। एक तो होगा राज या राज्य, और एक होगा व्यवस्था। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? अगर हमें पॉलिटी की डेफिनेशन बनानी है, पॉलिटी को हिंदी में राज व्यवस्था ही बोलते हैं, है ना? तो अब उस राज व्यवस्था की डेफिनेशन क्या बनाऊंगा? तो देखिए, राज व्यवस्था को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक आपका इधर से राज और ये व्यवस्था। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बनाएंगे कि किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में शासन को संचालित करने की जो व्यवस्था होती है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। और शासन को संचालित करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसीलिए हम पॉलिटी को या राज व्यवस्था में सारा कुछ क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए संविधान को राज व्यवस्था के दायरे से देखा जाता है। राज व्यवस्था में संविधान को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि राज व्यवस्था क्या होता है? किसी भी राज्य के या किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के शासन को संचालित करने की जो व्यवस्था होती है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। और राज व्यवस्था हमारे देश में क्या है, या हमारे देश के शासन को संचालित कौन करता है? हमारे देश का संविधान। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो बात एक छोटी सी फंडामेंटल यूनिट थी, या फिर एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। और उसके बाद में एक बात कर लेते हैं कि हम पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है भारत का संवैधानिक इतिहास।
भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद में हम सीधे पहुंचते हैं संविधान सभा पर। जब हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हो जाती है कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद में एक अगला टॉपिक हमारा आता है संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ तक कवर कर लेंगे, संविधान की विशेषताएं कवर हो जाएंगी, अब हम मेनली क्या पढ़ेंगे, आपका संविधान स्टार्ट करेंगे। मतलब अब तक हमने जो 4 टॉपिक लिखे, भारत का संवैधानिक इतिहास, ये टोटली संविधान के बारे में है कि भारत का जो संविधान है प्यारे बच्चे, वो किसी एक निश्चित समय में विकसित नहीं हुआ या एक किसी निश्चित डेट को भारत के संविधान का विकास नहीं हुआ, बल्कि भारत का संविधान तो एक बहुत लंबे क्रमिक विकास का उदाहरण है, जो हम आपको बता रहे होंगे कि 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक किस तरह भारत का संविधान बना, इस सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, भारत के संवैधानिक इतिहास में। उसके बाद में संविधान सभा। प्यारे बच्चे, 3 आयोग या 3 मिशन आप बिल्कुल मेन है जो हम पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले आता है आपका अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 को लॉर्ड लिनलिथ को लेके आता है। उसके बाद में जब वो असफल हो जाता है तो एक और प्रस्ताव आता है और इसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन, जिसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आते हैं, लेकिन वो भी असफल हो जाता है। इसके बाद में नंबर 3 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है और संविधान सभा का चुनाव होता है, और वही संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करती है। तो इस सारे घटनाक्रम को हम संविधान सभा में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना। प्यारे बच्चे, उद्देश्य का प्रस्ताव जैसे हम बोलते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति का मतलब सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। यहाँ तक क्लियर है। और इसके आगे अगर मैं थोड़े से आपके बात करूँ तो संविधान की विशेषताएं। अब संविधान की विशेषता क्या आ गया, संविधान की विशेषताएं ये है कि भाई हमारा संविधान दर्शाता क्या है, या हमारे संविधान की खासियत क्या क्या है। जैसे सबसे लंबा और लिखित संविधान है, या मौलिक अधिकार हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और आपके DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, एकल नागरिकता सबसे बड़ी विशेषता भारत के संविधान की है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, आपका टॉपिक नंबर 4 संविधान की विशेषता में। और जैसे ही संविधान की विशेषता खत्म होगा प्यारे बच्चे, हम सीधे संविधान में एंटर कर जाएंगे, और संविधान के एंटर करने के बाद हमारा एक टॉपिक होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब ये संविधान के किस पार्ट में है या किस आर्टिकल में है, इसका अध्ययन हम साथ के साथ करते चलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बस टॉपिक लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वहाँ तक कंसंट्रेट कीजिएगा। इसके बाद में जब हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक और टॉपिक होगा, और उसका नाम होगा नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। जब नागरिकता खत्म करेंगे तो उसके बाद संविधान का पार्ट 3 स्टार्ट होता है, जिसे हम आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 के बीच में रखते हैं। और प्यारे बच्चे, उसका नाम है मौलिक अधिकार, भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बाद में एक और टॉपिक होगा आपका, और उसका नाम होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। और जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ खत्म करेंगे मौलिक कर्तव्य को, उसके बाद हमारे मेनली 2 टॉपिक बचते हैं, और एक है संघ की कार्यपालिका और एक है राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हम आगे की पूरी पॉलिटी को, आगे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य व्यवस्था को खत्म कर रहे होंगे। ये बात आप लोग समझ गए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, तो एक बार अगर किसी को इसे उतारना हो या नोट डाउन करना हो तो आप कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। आज देखो पहली क्लास है, थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करना था मुझे, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ या क्या हुआ।
ठीक है। और उससे पहले आपको एक बात बताऊं कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, ये टॉपिक प्यारे बच्चे हम सिलेबस के बाद में करेंगे। मतलब जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी, या मैं कहूँ कि पॉलिटी का आखिरी जो सेशन होगा वो मेरा भारत का संवैधानिक इतिहास का होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है प्यारे बच्चे, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट कराने वाली सभी एजेंसियाँ, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस की जितनी भी एजेंसियां हैं, या कोई भी एग्जाम हो जो वनडे एग्जाम होगा, उसमें इस वाले टॉपिक से बड़ा रेयर क्वेश्चन बनता है, मतलब कभी कभी बनता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन संविधान सभा के गठन का इतिहास, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार या संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यहाँ से बड़े अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं और एक तरीके से और बहुत भारी संख्या में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी में आज हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान सभा का गठन या संविधान सभा के गठन का इतिहास। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 पहला टॉपिक है और टॉपिक का नाम है संविधान सभा का गठन। और इंग्लिश का जो बच्चा है वो सुन ले, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ तो वो अंग्रेजों ने या फिर ब्रिटिश सरकार ने ऐसे ही बोल दिया हो कि चलिए आप लोग चाह रहे हैं या आप लोग चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि एक संविधान सभा आपको बना के दे देंगे और उससे आप क्या करेंगे कि अपना संविधान बना लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है प्यारे बच्चे। एक बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय था वो, जब हम 1773 के बाद का समय देखते हैं, या फिर मैं कहूँ कि 1892 से 94 का जब हम मेनली समय देखते हैं तो वो एक बहुत ही संघर्ष का समय था। और उस समय संविधान की सभा को मांगना या स्वराज मांगना एक बहुत बड़ी चुनौती था भारतीयों के आगे। ठीक है, चलो उस चुनौती को अब स्वीकार करते हैं हम लोग। और स्वीकार करने के बाद जो संविधान सभा है, देखिए सबसे पहले तो संविधान सभा की मांग करनी पड़ेगी, है ना। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इतनी सारी बातें बता क्यों रहा हूँ। एक बात छोटी सी समझिए, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान किसने बनाया? तो सीधी सी बात है कि संविधान सभा ने बनाया। अब संविधान सभा कहाँ से आई? फरिश्ता तो था नहीं कि ऐसे आ गया। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। यहाँ तक आप लोग समझते हैं। लेकिन संविधान सभा का जो एक टॉपिक था या संविधान सभा का जो ये बीज था, ये उपजा कहाँ से, इसे बोया किसने, इसकी बात करते हैं। और इसी को हम पढ़ते हैं संविधान सभा का इतिहास, या फिर इसके अंदर भी एक सब टॉपिक होगा और उसका नाम हो गया प्यारे बच्चे संविधान की मांग। संविधान की मांग। ठीक है, अब इस संविधान की मांग को हम 3 प्रकार के से देखते हैं। 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे? कि 3 प्रकार की मांग हुई और उन 3 प्रकार की मांग में कहीं ना कहीं संविधान सभा की बात थी। कैसे? तो नंबर 1 है आपकी अप्रत्यक्ष मांग, मतलब इनडायरेक्ट वे से। नंबर 2 पे आती है आपकी सांकेतिक मांग, और नंबर 3 प्रत्यक्ष मांग, जो कि सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय यानी कि मनवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या था? अप्रत्यक्ष मांग। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे है प्यारे बच्चे सांकेतिक मांग। क्या है? सांकेतिक मांग। और नंबर 3 पे है प्रत्यक्ष मांग। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई? तो उन सब की भी हम चर्चा आगे कर रहे होंगे। लेकिन तब तक आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई बोले कि संविधान सभा की कितनी मांग हुई या किस तरह से संविधान सभा की मांग की गई, तो आप लोग बोलेंगे कि देखिए सर, संविधान सभा का जो इतिहास है उसके अध्ययन को करने के लिए या फिर संविधान सभा की मांगों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन की सुविधा से हमने संविधान की मांग को 3 तरीके से बांटा है या 3 प्रकार से डिवाइड किया है। वो क्या क्या है? नंबर 1 अप्रत्यक्ष मांग, नंबर 2 सांकेतिक मांग और नंबर 3 प्रत्यक्ष मांग। ठीक, आगे चलते हैं। प्यारे बच्चे, अब बात आती है संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग की, कि संविधान सभा की जो अप्रत्यक्ष मांग हुई वो कैसे हुई, किसने की?
तो इसमें बस आप दो नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चे। दो नाम कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, 1892 एडी में आपका बाल गंगाधर तिलक ने किसके माध्यम से की? तो प्यारे बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है और उसका नाम है स्वराज प्रस्ताव या स्वराज विधेयक। क्या है? स्वराज विधेयक। तो इसके माध्यम से 1892 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग की। दूसरा नाम किसका है? तो प्यारे बच्चे दूसरा नाम 1906 में आता है और 1906 में नाम आता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो कि एक पर्शियन या पारसी व्यक्ति थे। उसके बाद में अब सर आप कहेंगे कि सांकेतिक मांग क्या है, तो उसको भी बताएंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा से समझते हैं। अप्रत्यक्ष मांग की अगर मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष मांग आप दो ही पढ़ेंगे, दो से ज़्यादा एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं। इनमें से मिल जाएगा कि दो मांग कैसे कैसे हुई। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 1892 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया या स्वराज विधेयक पास किया। उस विधेयक में कहीं ना कहीं संविधान सभा के गठन की अप्रत्यक्ष मांग थी, ठीक है। दूसरी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में की। ये दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। उसके बाद मैं आता हूँ सीधे सांकेतिक मांग पर। तो सांकेतिक मांग में आप एक ही बात याद रखिएगा, ठीक है। सांकेतिक मांग में आप क्या याद रखेंगे? सांकेतिक मांग में प्यारे बच्चे 1922 का एक नाम है जिसे हम जानते हैं भारत के राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सांकेतिक मांग 1922 में महात्मा गांधी जी ने की थी। अब सांकेतिक मांग में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि भाई उन्होंने ऐसा क्या कहा कि हमने उनके तथ्य के हिसाब से उनको सांकेतिक मांग में रखा। तो उन्होंने ये कहा कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम भारतीय संविधान नहीं हो सकता। तो इसमें कहीं ना कहीं संविधान सभा के गठन की बात थी। मतलब गांधी जी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि संविधान सभा का गठन हो, और उनके इसी तथ्य को जब हमने देखा, उस तथ्य का एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान सभा के गठन की सांकेतिक मांग की, ठीक है। तो ये था संविधान सभा के गठन का दूसरा चरण। पहला चरण अप्रत्यक्ष मांग में, दूसरा चरण सांकेतिक मांग में। उसके बाद में लास्ट क्या बचता है आपका? प्रत्यक्ष मांग। अब प्रत्यक्ष मांग क्या है? प्रत्यक्ष मांग क्या है देखिए। प्रत्यक्ष मांग की अगर मैं बात करूं तो एक ही नाम सामने आता है और उसका नाम है M.N. रॉय। मतलब 1934 में M.N. रॉय, इनका पूरा नाम जिसे लिखना है तो मनवेंद्र नाथ रॉय पूरा नाम है, और ये कार्ल मार्क्सवादी एक विचारक थे। इन्होंने सीधा कहा कि भारत को जरूरत है एक भारतीय संविधान सभा की, जो क्या करेगी? भारत के संविधान का निर्माण करेगी और भारत को स्वसत्ता यानी कि खुद की अपनी भारतीयों की सत्ता दिलाएगी। तो ये पहली बार 1934 में M.N. रॉय ने सीधे कहा कि हमें संविधान सभा की जरूरत है, जो कि टोटली या पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब तक किसी ने भी सीधे या जो अंग्रेजों से सीधे भिड़ सके कि भाई हमें संविधान सभा दो, ऐसा नहीं कहा। आपने 1892 में बाल गंगाधर तिलक को देखा, 1906 में आपने दादा भाई नौरोजी ने देखा, और उसके बाद महात्मा गांधी को देखा आपने कहाँ? 1922 में। लेकिन 1934 में जैसे ही कार्ल मार्क्स विचारक M.N. रॉय मतलब मनवेंद्र नाथ रॉय आते हैं, उन्होंने सीधे कहा कि भारत को जरूरत है एक भारतीय संविधान सभा की। और जैसे ही इन्होंने कहा तो उस समय कांग्रेस सोई हुई थी प्यारे बच्चे, और जैसे ही मनवेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि हमको भारतीय संविधान सभा चाहिए, तुरंत 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की, ठीक है जी। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है। अब देखो 1935 में कांग्रेस जाग गई, और उसके बाद 1935, 36, 37
मतलब कांग्रेस के लगातार 3 वार्षिक अधिवेशन जो हुए उनमें हर बार मुद्दा क्या रहा, भारत की संविधान सभा। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था। प्यारे बच्चे, अगर इसकी अध्यक्षता की पूछ ले कि अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की नेताजी। और नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था 1938 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर कहा कि भारत की जो संविधान सभा होगी वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे, जब हम देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है, तो उसमें जो आपके नेहरू ने कहा कि भारत की संविधान सभा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित होगी, तो ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन करवाना या चुनाव करवाना मतलब एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत उस समय सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा था। इसी वजह से जो भारत की संविधान सभा का निर्माण है या निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद देखो, अब तक संविधान सभा की मांग 3 प्रकार से हुई, 1892, 1906, 1922, 1934, 35 और 1938। मतलब बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन अब तक कहीं पर भी ब्रिटिश सरकार ने ये नहीं कहा कि देखो आप इतनी बार कह रहे हो या इतना कुछ कह रहे हो तो हम आपको संविधान सभा देंगे। नहीं हुआ कहीं भी ऐसा। मतलब जैसे जैसे भारतीय लोग संविधान सभा के मांग कर रहे थे, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार की नींद गहरी होती जा रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब विश्व में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध, और दूसरे विश्व युद्ध में जैसे ही ब्रिटेन की लंका लगनी स्टार्ट हुई, तुरंत ब्रिटेन को याद आई भारत की, और तुरंत ब्रिटेन ने अगस्त प्रस्ताव भेज दिया। और अगस्त प्रस्ताव ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया। तो इस सब को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दें। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि इस क्लास के बारे में देखिए, मैं भी आपके तरह हूँ, एक कोई कंप्यूटर तो हम है नहीं, लेकिन आप इस क्लास के बारे में, जो भी जीएस की क्लास है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें। ठीक है, उससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि कोई ना कोई तो हमारे साथ है। ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ एक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।